क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला शराबी पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और खुद उस खूंखार व प्रतापी बादशाह को चुनौती दे सकता था, जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब दरबार में ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया था कि अगर एक सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दे। ये सन्नाटा इसलिए नहीं था कि कोई युद्ध हार गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उस विशाल दरबार में बैठे सैकड़ों महाज्ञानी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोटी मोटी किताबों और ग्रंथों को पढ़ने में गुजार दी थी, उनके पास उन 5 नामुमकिन सवालों के जवाब नहीं थे जो एक लड़खड़ाते हुए शराबी ने पूछे थे। लेकिन फिर उस दम घोटू माहौल में एंट्री हुई हमारे उस महान और अतरंगी नायक की, जिसे दुनिया मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से जानती है, जो दावा करते थे कि उनके पास 5 गुप्त जिन्नों का अकल्पनीय साथ है। क्या मुल्ला बादशाह की इज्जत बचा पाए? क्या उन 5 रहस्यमयी सवालों का कोई तार्किक जवाब हो सकता था? चलिए इस अद्भुत, रोमांचक और हास्य से भरी कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया में ज्ञान और इल्म को ही सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। बादशाह का दरबार अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में मशहूर था। उस दरबार की दीवारें सोने और चांदी के बारीक काम से सजी थीं। फर्श पर ईरान से मंगाए गए ऐसे मखमली कालीन बिछे थे जिन पर कदम रखते ही ऐसा लगता था मानो इंसान बादलों पर चल रहा हो। दरबार की छत पर बेशकीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे, जिनमें जलने वाले हजारों दियों की रोशनी बादशाह के हीरे जवाहरात जड़े सिंहासन पर पड़कर पूरे हॉल को जगमगा देती थी। लेकिन इस दरबार की असली खूबसूरती इसकी दौलत नहीं, बल्कि यहाँ बैठने वाले नवरत्न और विद्वान थे। दुनिया के कोने कोने से भूगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कशास्त्री यहाँ मौजूद रहते थे। बादशाह को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके दरबार में दुनिया का हर सवाल सुलझाया जा सकता है। उसे लगता था कि उसके विद्वानों की बुद्धि के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। हर दिन सुबह दरबार लगता और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, जिनका समाधान पलक झपकते ही कर दिया जाता। सब कुछ उतने ही शांति और गर्व के साथ चल रहा था। उस दिन भी सुबह का वक्त था। सूरज की सुनहरी किरणें दरबार के ऊंचे झरोखों से छनकर अंदर आ रही थीं। बादशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका वजीर उनके बगल में खड़ा होकर राज्य का लेखा जोखा सुना रहा था। विद्वान अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ियों पर हाथ फेरते हुए एक दूसरे से धीमी आवाज़ में ज्ञान की बातें कर रहे थे। पहरेदार अपनी लंबी चमचमाती तलवारें और भाले लिए मूर्तियों की तरह बिल्कुल सीधे खड़े थे। माहौल में एक शाही अनुशासन और अजीब सा सुकून था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का दिन इस साम्राज्य के इतिहास में सबसे शर्मनाक और चुनौतीपूर्ण दिन बनने वाला है। तभी दरबार के विशाल और भारी मुख्य द्वारों के बाहर से एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। ऐसा शोर जो इस अनुशासित दरबार की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ था। पहरेदारों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये बादशाह सलामत का दरबार है। इसके साथ ही गालियों और भद्दी हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। दरबार में मौजूद सभी विद्वानों ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। बादशाह के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। ये कैसी बदतमीजी है? वजीर, जाकर देखो कौन है जो मौत को दावत दे रहा है, बादशाह ने गरजते हुए कहा। इससे पहले कि वजीर कुछ कर पाता, दरबार के भारी दरवाजे तेज आवाज के साथ खुले। 4-5 मजबूत पहरेदार एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी किसी तरह उन्हें धकेलते हुए अंदर घुस आया। ये एक शराबी था। उसके कपड़े फटे पुराने और मैले थे। उसके बालों में धूल जमी थी और उसकी आंखों में नशे की लाली साफ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से सस्ती और बदबूदार शराब की इतनी तेज गंध आ रही थी कि दरबार के आगे की पंक्तियों में बैठे विद्वानों को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ गया। वो आदमी लड़खड़ा रहा था। उसके कदम सीधे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। एक आम इंसान बादशाह की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरता था, लेकिन ये शराबी तो सीधे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर एक भयानक और व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहा था।
पहरेदारों ने उसे घेर लिया और अपनी तलवारें उसकी गर्दन पर रख दी। गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत की? तू नशे की हालत में इस पाक दरबार को अपवित्र करे। अभी इसी वक्त तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सेनापति ने अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए कहा। लेकिन शराबी डरा नहीं। उसने अपनी गर्दन पर रखी तलवारों को ऐसे देखा जैसे वे लकड़ी के खिलौने हों। उसने जोर से ठहाका लगाया और चिल्लाकर बोला, मार दो, काट दो इस सिर को। लेकिन याद रखना बादशाह, अगर तुमने मुझे आज बिना मेरी बात सुने मार दिया तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक महान बादशाह एक मामूली शराबी के सवालों से डर गया। तुम्हारी ये तलवारें मेरे जिस्म को काट सकती हैं, लेकिन मेरे सवालों का गला नहीं घोट सकती। उसकी इस बात में एक अजीब सी कशिश और चुनौती थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शराबी की बेखौफ आवाज़ दरबार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बादशाह, जो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनका ये इशारा था कि पहरेदार पीछे हट जाएं। बादशाह ने अपनी गहरी और भारी आवाज़ में कहा, तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है शराबी? तूने मेरे दरबार की तौहीन की है, लेकिन मैं एक न्यायप्रिय शासक हूँ। मैं तुझे अपनी बात कहने का एक मौका देता हूँ। बता, तू यहाँ क्यों आया है और तेरी क्या मुराद है? लेकिन याद रख, अगर तेरी बात में कोई वजन नहीं हुआ तो तुझे भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। शराबी लड़खड़ाते हुए 2 कदम और आगे बढ़ा। उसने दरबार में बैठे सभी विद्वानों को हिकारत भरी नज़रों से देखा। उसने एक विद्वान की पगड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, बादशाह सलामत, मुझे कोई मुराद पूरी नहीं करवानी है। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि आप जिन लोगों को दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद और ज्ञानी मानते हैं, जो ये रेशमी कपड़े पहनकर और बड़ी बड़ी किताबें खोलकर आपके ख़जाने पर पल रहे हैं, वे असल में खोखले हैं। ये सब किताबी कीड़े हैं जिन्हें रटे रटाए ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आता। दुनिया की असलियत और असली इल्म से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सुनते ही दरबार के सभी विद्वान गुस्से से आग बबूला हो गए। मुख्य काजी अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाए, ये शराबी पागल हो गया है। इसे क्या पता कि हमने कितने दशक इल्म हासिल करने में गुजार दिए हैं। इसे अभी कोड़े मारे जाए। शराबी फिर हंसा, अगर तुम्हें अपने इल्म पर इतना ही गुरूर है काजी साहब, तो मेरी एक शर्त सुन लो। मैं आज इस दरबार में सिर्फ 5 सवाल पूछने आया हूँ। 5 ऐसे सवाल जो मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों और दुनिया की खाक छानने के बाद तैयार किए हैं। अगर इस पूरे दरबार में मौजूद कोई भी एक विद्वान या ये सारे विद्वान मिलकर भी मेरे इन 5 सवालों का सही सही जवाब दे दे, तो मैं खुद अपनी गर्दन इस सेनापति की तलवार के आगे रख दूंगा। और अगर नहीं। शराबी अचानक गंभीर हो गया। उसका लड़खड़ाना एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखें बादशाह के चेहरे पर टिक गईं। और अगर आपके ये महान ज्ञानी मेरे सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे, तो बादशाह सलामत, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका ये दरबार अज्ञानियों का अड्डा है। और नियमों के अनुसार अगर एक बादशाह का दरबार एक शराबी के ज्ञान के आगे हार जाए, तो आपको अपनी ये सोने की गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपना ताज मुझे पहना देना चाहिए। ये सुनकर दरबार में कोहराम मच गया। ये तो सीधे सीधे सल्तनत के तख्ता पलट की चुनौती थी। एक शराबी बादशाह से उसकी गद्दी मांग रहा था। मंत्रियों की सांसें अटक गईं। सेनापति तो क्रोध से कांपने लगा। लेकिन शाही नियम और दरबार की मर्यादाएं बहुत सख्त हुआ करती थी। अगर कोई खुले दरबार में ज्ञान की चुनौती पेश करता था तो उसे स्वीकार करना ही पड़ता था, चाहे चुनौती देने वाला कोई भी हो। अगर बादशाह चुनौती ठुकरा देते तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती कि वे हार मान गए हैं। बादशाह ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अपने विद्वानों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि ये शराब के नशे में बकवास कर रहा है। बादशाह ने कड़कती आवाज में कहा, मुझे तेरी ये गुस्ताख चुनौती मंजूर है शराबी। पूछ अपने वो 5 सवाल। और ए मेरे दरबार के ज्ञानियों, खोल दो अपने दिमाग के दरवाजे और इस बेवकूफ़ को ऐसा जवाब दो कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। शराबी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर को कंधे पर ठीक किया और दरबार के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए नाटकीय अंदाज में बोला, तो सुनिए मेरा पहला सवाल। पूरे दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि लोगों के दिल धड़कने की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं।
सभी विद्वान सीधे होकर बैठ गए। उनके कान शराबी के होठों पर टिके थे। शराबी ने अपनी तेज और चुभती हुई आवाज में पहला सवाल दागा। मुझे बताइए, इस पूरी धरती का, इस पूरी दुनिया का बिल्कुल सटीक केंद्र, सेंटर पॉइंट कहाँ है? मुझे कोई अंदाज़ा या अनुमान नहीं चाहिए। मुझे वो 1 इंच की जगह बताइए जो इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का बिल्कुल मध्य बिंदु हो। सवाल सुनते ही दरबार में बैठे बड़े बड़े भूगोल शास्त्री, जो दुनिया के नक्शे बनाने में माहिर थे, उनके पसीने छूट गए। खगोल शास्त्रियों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया। गणितज्ञ अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने की कोशिश करने लगे। धरती गोल है, विशाल है, इसका कोई एक बिंदु केंद्र कैसे हो सकता है? और अगर कोई एक जगह बता भी दे तो उसे साबित कैसे करेगा कि वही जगह बिल्कुल मध्य में है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई किताबी या वैज्ञानिक जवाब उस दौर में, या शायद आज भी, इतनी सटीकता से नहीं दिया जा सकता था। समय बीतने लगा। दरबार की बड़ी सी घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। जो विद्वान कुछ देर पहले अपने ज्ञान की डींगे हाँक रहे थे, वे अब अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए बैठे थे। कोई अपनी दाढ़ी खुजला रहा था तो कोई अपने बगल वाले से फुसफुसाकर मदद मांग रहा था। वजीर ने धीरे से मुख्य विद्वान से पूछा, क्या जवाब है इसका? जल्दी बोलो, बादशाह का गुस्सा बढ़ रहा है। मुख्य विद्वान ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, ये नामुमकिन सवाल है। धरती को नापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो किसी एक बिंदु को केंद्र साबित कर सके। ये शराबी हमें फंसा रहा है। दोस्तों, जैसे ये शराबी अपनी चालाकी से इतने बड़े दरबार में सन्नाटा है वहाँ है और बड़े बड़े ज्ञानियों को पसीने ला रहा है, वैसे ही ये कहानी आपके दोस्तों और करीबियों को भी हैरान कर देगी। इसीलिए इससे पहले कि हम ये जानें कि इस नामुमकिन सवाल का क्या हल निकला, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी अपनी बुद्धि की परीक्षा ले सकें। अपने उन दोस्तों को ये चुनौती ज़रूर भेजें जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। चलिए वापस चलते हैं उस तनावपूर्ण और खौफनाक दरबार में जहां बादशाह का धैर्य अब जवाब दे रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों की बेबसी देख ली थी। उनका वो गुरूर कि उनके दरबार में दुनिया का हर जवाब मौजूद है, चकनाचूर हो रहा था। शराबी ने जोर से ताली बजाई और हंसते हुए बोला, क्या हुआ बादशाह सलामत? क्या आपके इन ज्ञानियों के दिमाग में जंग लग गया है? अभी तो ये सिर्फ पहला सवाल है और इनकी बोलती बंद हो गई। अगर जवाब नहीं है तो उठिए उस गद्दी से और मुझे वहां बैठने दीजिए। शराबी की ये बात बादशाह के दिल में किसी खंजर की तरह चुभी। उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया, लेकिन वे बेबस थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इसे मारा तो वे दिमागी लड़ाई हार जाएंगे। तभी वजीर, जो कि एक बहुत ही चतुर और अनुभवी इंसान था, वो दौड़कर बादशाह के सिंहासन के पास गया और उनके कान में फुसफुसाया, जहाँ पना गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन ये शराबी कोई आम आदमी नहीं है। ये शब्दों के जाल बुन रहा है। हमारे ये विद्वान सीधी लकीर पर चलने वाले लोग हैं। ये तर्क और विज्ञान की भाषा समझते हैं, लेकिन इस शराबी के बेतुके और पागलपन से भरे सवाल का जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। इसके लिए हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसका दिमाग किताबों से नहीं बल्कि दुनिया की चालाकियों और फितूर से चलता हो। हमें एक पागल का जवाब देने के लिए एक महापागल की जरूरत है। बादशाह ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है वजीर? ऐसा कौन है हमारी सल्तनत में जो इस मुसीबत से हमें निकाल सके? वजीर की आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से एक नाम लिया, मुल्ला नसीरुद्दीन। हुजूर, केवल वही एक शख्स है जो इस बेतुके शराबी को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। मुल्ला का दिमाग उस दिशा में काम करता है जहां आम इंसानों की सोच खत्म हो जाती है। बादशाह को मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से याद आ गए। मुल्ला दरबार का नियमित सदस्य नहीं था। वो गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लेकिन बेहद हाजिर जवाब इंसान था। कभी वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करता था और कभी ऐसा गहरा फलसफा कह जाता था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी दांतों तले उंगली दबा लेते। बादशाह के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, शाही घुड़सवारों को इसी वक्त भेजा जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, उसे तुरंत पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। अगर उसने आज हमारी इज्जत बचा ली तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आदेश मिलते ही 4 सबसे तेज घुड़सवार हवा की गति से मुल्ला के गांव की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में धूल का गुबार उड़ रहा था।
उधर दरबार में माहौल और भी ज्यादा दमघोटू हो गया था। शराबी अपनी जगह पर बैठ गया था और मजे से दरबारियों की उड़ी हुई रंगत का लुत्फ उठा रहा था। वो बीच बीच में कोई तंज कस देता जिससे विद्वानों के चेहरों पर शर्मिंदगी और बढ़ जाती। समय मानो ठहर सा गया था। हर गुजरता हुआ पल बादशाह के लिए एक सदी जैसा लग रहा था। उधर शाही घुड़सवार मुल्ला के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े से पेड़ की छांव में अपने पुराने और अड़ियल गधे के पास लेटे हुए गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। घुड़सवारों ने उन्हें जगाया और हड़बड़ाहट में पूरी कहानी कह सुनाई। मुल्ला जी उठिए, सल्तनत की इज्जत दांव पर है। एक शराबी ने बादशाह की गद्दी मांग ली है और पहले ही सवाल ने दरबार में मातम फैला दिया है। आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। मुल्ला ने अपनी आधी खुली आंखों से उन्हें देखा। एक बड़ी सी जम्हाई ली और अपने गधे की तरफ मुड़कर बोले, क्यों भाई गधे, सुना तुमने? महलों में रहने वाले अक्लमंदों का दिमाग एक शराबी ने खराब कर दिया है। चलो, लगता है आज हमारे मनोरंजन का पूरा इंतजाम दरबार में ही है। मुल्ला ने कोई शाही कपड़े नहीं पहने। उनके सिर पर उनकी वही पुरानी और थोड़ी सी फटी हुई पगड़ी थी। उनके हाथ में एक मोटी सी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की लाठी थी जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने अपने गधे की रस्सी पकड़ी और घुड़सवारों के साथ राजमहल की तरफ चल दिए। मुल्ला के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वे तो ऐसे गुनगुना रहे थे मानो किसी मेले में जा रहे हों। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद दरबार के बाहर फिर से हलचल हुई। पहरेदारों ने घोषणा की, मुल्ला नसीरुद्दीन पधार रहे हैं। दरवाजे के दरवाजे खुले। सभी की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। अंदर का नज़ारा बड़ा ही अजीब था। एक तरफ रेशमी लिबासों में लिपटे पसीने से तरबतर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और दरवाजे से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को खींचते हुए अंदर आ रहे थे। गधे के खुरों की खटखट की आवाज़ पूरे संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। हाँ, दरबार के नियमों का घोर उल्लंघन था। कोई भी जानवर दरबार में नहीं आ सकता था, लेकिन आज का दिन ही सारे नियमों को तोड़ने का दिन था। किसी ने मुल्ला को नहीं रोका। बादशाह की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। मुल्ला चलते हुए बिल्कुल शराबी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी उस टेढ़ी मेढ़ी लाठी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन पर जोर से पटका। शराबी ने मुल्ला को सिर से पैर तक देखा। मुल्ला का हुलिया देखकर शराबी फिर से हंसने लगा। क्या ये है इस सल्तनत का आखिरी हथियार? एक गधे चराने वाला मेरी बुद्धि का सामना करेगा? बादशाह, आपने तो अपनी हार पहले ही मान ली है। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक अत्यंत शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर शराबी की हंसी पल भर के लिए धीमी पड़ गई। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शराबी से बिल्कुल शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, हे शराब के नशे में डूबे हुए इंसान, तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 बहुत ही खूंखार और गुप्त जिन्न हैं जो मुझे दुनिया के हर अदृश्य रहस्य का जवाब ला कर देते हैं। मेरे जिन्न हवाओं में उड़ते हैं और पाताल की गहराई नापते हैं। बता, क्या था तेरा वो बचकाना सा पहला सवाल जिसने इन बेचारों को डरा दिया? शराबी ने अपनी छाती चौड़ी की और गुर्राते हुए बोला, मेरा सवाल ये है कि इस पूरी धरती का बिल्कुल सटीक केंद्र, बिल्कुल बीच का हिस्सा कहाँ है? अगर तेरे जिन्न इतने ही ताकतवर हैं तो बता वो जगह कहाँ है। दरबार में फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस, गहरी शांति छा गया। बादशाह, वजीर, विद्वान और पहरेदार सबकी सांसें रुकी हुई थी। सब ये देखने के लिए बेताब थे कि मुल्ला इस तर्कहीन और अजेय सवाल का क्या जवाब देंगे। मुल्ला की गधे की लाठी संगमरमर पर टिक चुकी थी और उनकी रहस्यमयी मुस्कान अब एक बड़ी सी हंसी में बदलने वाली थी। क्या मुल्ला का ये अजीबोगरीब दावा सच में काम आएगा या फिर शराबी की जीत निश्चित है? दरबार का वो विशाल कक्ष, जिसकी दीवारों ने सदियों से अनगिनत फैसले, ऐतिहासिक संधियां और बड़े बड़े ज्ञानियों के वाद विवाद सुने थे, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। नसीरुद्दीन और वो शराबी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ये नज़ारा अपने आप में किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा था। बस फर्क इतना था कि यहाँ हथियार तलवारें या भाले नहीं, बल्कि शब्द, तर्क और हाजिर जवाबी थे।
शराबी की आंखों में अभी भी गुरूर और नशे की लाली थी, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर वही चिरपरिचित, शांत और रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। मुल्ला की वो बेपरवाह मुद्रा देखकर दरबार के कोने कोने में बैठे विद्वानों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो सवाल उनके दशकों के अध्ययन और मोटी मोटी पोथियों से नहीं सुलझा, उसे ये साधारण सा दिखने वाला गधे के साथ घूमने वाला इंसान कैसे सुलझाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पुरानी और कई जगहों से घिसी हुई लाठी को अपने दोनों हाथों में पकड़ा। ये लाठी कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। मुल्ला के साथ इसने कई सफ़र तय किए थे। मुल्ला ने शराबी की आंखों में गहराई से देखा और फिर अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। दरबारियों ने देखा कि मुल्ला के होंठ बुदबुदाने लगे हैं। वे ऐसे अजीबोगरीब शब्दों का उच्चारण कर रहे थे जिनका कोई अर्थ किसी भी राह में मौजूद नहीं था। वे हवा में अपने हाथ लहराने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति को अपने पास बुला रहे हों। उनका अभिनय इतना सजीव और प्रभावशाली था कि एक पल के लिए शराबी भी घबरा गया। उसे लगा कि शायद सच में मुल्ला कोई काला जादू जानता है या उसके पास सचमुच कोई खूंखार जिन्न है। बादशाह, जो अपने सिंहासन पर बेचैनी से पहलू बदल रहे थे, अब आगे की ओर झुककर मुल्ला की हर हरकत को बड़ी बारीकी से देखने लगे। करीब 1 मिनट तक ये नाटकीय बुदबुदाहट चलती रही। फिर मुल्ला ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी वो मोटी लाठी हवा में उठाई और पूरी ताकत के साथ दरबार के उस चमकदार संगमरमर के फर्श पर दे मारी। ठक! लाठी के फर्श से टकराने की वो तेज आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गुंबददार छत से टकराकर पूरे दरबार में गूंज उठी। कुछ दरबारी तो इस अचानक हुई आवाज से अपनी जगह पर उछल ही पड़े। मुल्ला ने अपनी लाठी को उसी जगह पर मजबूती से टिकाए रखा और अपनी छाती चौड़ी करते हुए एक ऐसी गूंजती हुई आवाज में बोले, सुनो ए घमंड में चूर इंसान, तुमने पूछा था कि इस विशाल धरती का, इस पूरी दुनिया का बिल्कुल सटीक केंद्र बिंदु कहाँ है? मेरे पहले जिन्न, जो हवा की तरह तेज और पाताल की गहराई तक देख सकता है, उसने मेरे कान में आकर इसका सटीक जवाब दे दिया है। मेरे जिन्न ने बताया है कि धरती का बिल्कुल सटीक और निर्विवाद केंद्र बिंदु ठीक इसी जगह पर है जहां इस वक्त मेरी इस लाठी का निचला सिरा जमीन को छू रहा है। हाँ, यही वो जगह है, न एक सूत इधर न एक सूत उधर। मुल्ला का ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त ही रुक गया हो। विद्वानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह का मुंह खुला का खुला रह गया और शराबी को तो जैसे किसी ने गहरी नींद से झकझोर कर जगा दिया हो। उसका दिमाग इस जवाब को समझने की कोशिश कर रहा था। ये कैसा जवाब था? कोई भी आदमी अपनी लाठी कहीं भी रखकर ये दावा कैसे कर सकता है कि वही धरती का केंद्र है? शराबी के चेहरे का रंग लाल पड़ने लगा। उसका नशा जैसे छूमंतर हो गया था। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ हवा में झटके और चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास है मुल्ला? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ये कोई जवाब हुआ? तुम अपनी ये सड़ी हुई लाठी इस दरबार के किसी भी कोने में रखकर कह सकते हो कि यही धरती का केंद्र है। मैं इसे नहीं मानता। ये सरासर झूठ है, बेवकूफ़ी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी लाठी जहां गड़ी है वही धरती का बिल्कुल सटीक केंद्र है? तुम इसे साबित कैसे करोगे? शराबी की इस बात पर कुछ विद्वानों ने भी धीरे धीरे सिर हिलाया। बात तो शराबी की भी सही थी। वैज्ञानिक और तार्किक रूप से इसे साबित करना तो असंभव था। बादशाह के माथे पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या मुल्ला का दांव उल्टा पड़ गया था? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी लाठी से हाथ नहीं हटाया। इसके बजाय उनके होठों पर वो कुटील मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने शराबी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत और चुभने वाले लहजे में कहा, सबूत? तुम सबूत मांग रहे हो? ए अज्ञानी, मेरे जिन्न कभी झूठ नहीं बोलते। उसने मुझे बिल्कुल सही जगह बताई है। लेकिन अगर तुम्हें मेरे जिन्न की बात पर शक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाठी धरती के केंद्र पर नहीं है, तो जाओ, उठाओ अपने कदम और इस पूरी दुनिया को नाप कर दिखाओ। जाओ, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इस पूरी धरती का इंच इंच नाप लो। अगर मेरी लाठी की जगह से धरती के किसी भी छोर की दूरी 1 इंच भी कम या ज्यादा निकले तो मैं अपनी हार मान लूंगा और मेरी गर्दन तुम काट देना। लेकिन जब तक तुम खुद इस पूरी धरती को नापकर मुझे गलत साबित नहीं कर देते, तब तक तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि मेरा जवाब 100% सही है। तो बताओ, कब से शुरू कर रहे हो दुनिया नापना?
मुल्ला का ये जवाब एक ऐसा मानसिक ब्रह्मास्त्र था जिसका कोई तोड़ उस शराबी के पास नहीं था। ये तर्कशास्त्र की सबसे बड़ी बाजीगरी थी, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का भार उलटना कहते हैं। मुल्ला ने बड़ी ही चालाकी से सवाल का बोझ वापस उसी शराबी के कंधों पर डाल दिया था। दरबार में मौजूद महान गणितज्ञ और दार्शनिक, जो कुछ देर पहले तक मुल्ला को एक गंवार समझ रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। वे समझ गए कि मुल्ला ने क्या किया है। मुल्ला ने सवाल के असंभव होने का फायदा उठाकर एक ऐसा जवाब गढ़ा था जिससे न तो सही साबित किया जा सकता था और न ही गलत। और क्योंकि शराबी दुनिया को नाप नहीं सकता था, इसीलिए वो मुल्ला को गलत साबित करने में पूरी तरह असमर्थ था। अचानक दरबार के एक कोने से एक मुख्य वजीर की हल्की सी हंसी गूंजी। फिर एक सेनापति मुस्कुराया। देखते ही देखते पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो विद्वान कुछ देर पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, वे अब तालियां बजा रहे थे। बादशाह के चेहरे का तनाव पूरी तरह से गायब हो चुका था और वे अपने सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। वाह मुल्ला नसीरुद्दीन, वाह, क्या जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। शराबी की हालत देखने लायक थी। उसका सिर चकरा रहा था। उसने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें वो बड़े बड़े शिकारियों को फंसाना चाहता था, लेकिन मुल्ला ने उसे उसी के जाल में ऐसा उलझाया कि वो फड़फड़ाने लायक भी नहीं रहा। वो निशब्द खड़ा था। उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा ये फटेहाल मुल्ला कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा चतुर खिलाड़ी है जो हवाओं का रुख मोड़ना जानता है। दोस्तों, आपने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने कैसे अपने पहले जिन्न का बहाना बनाकर शराबी के नामुमकिन सवाल को उसी के गले की हड्डी बना दिया। यही होती है असली हाजिर जवाबी, जहां जवाब देने वाला बहस में नहीं उलझता, बल्कि सामने वाले को ही निरुत्तर कर देता है। क्या आपके दोस्तों के ग्रुप में भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अजीब और टेढ़े सवाल पूछता है? अगर हाँ, तो इस कहानी के लिंक को तुरंत अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें। उनसे कहें कि वे मुल्ला की इस तर्क शक्ति को समझें। कौन जाने अगली बार मुल्ला का ये तरीका आपके काम आ जाए। और हाँ, आगे के 3 सवाल इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इस वीडियो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली मज़ा तो अब शुरू होने वाला है। चलिए वापस चलते हैं दरबार की उस गर्मी और तनाव में, जहाँ शराबी अपनी पहली हार का घूंट पीकर छटपटा रहा था। शराबी ने अपने होठों को चबाते हुए अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे दरबारियों की हंसी तीर की तरह चुभ रही थी। वो हार मानने वालों ऐसे नहीं था। उसने अपनी चादर को फिर से कंधे पर झटके से डाला और चिल्लाया, शांत हो जाओ, खामोश। इतनी जल्दी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि मुल्ला ने मेरे पहले सवाल का एक चालाकी भरा जवाब देकर खुद को बचा लिया, लेकिन याद रहे मेरे 5 सवाल थे। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। और मुल्ला, अगर तुम्हारे जिन में सचमुच कोई ताकत है तो इसका जवाब देकर बताना, और इस बार कोई लाठी गाड़ने का बहाना नहीं चलेगा। दरबार की हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। सभी फिर से गंभीर हो गए। बादशाह ने भी अपनी हंसी रोक ली और मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला अभी भी अपनी लाठी पर हाथ रखे उसी शांत मुद्रा में खड़े थे। उनका गधा पास ही खड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था और मजे से दरबार के कीमती गलीचे को सूंघ रहा था। शराबी ने गहरी सांस ली। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दरबार की ऊंची नक्काशीदार छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरा दूसरा सवाल आसमान से जुड़ा है। इस दुनिया में हर चीज गिनी जा सकती है। तुम्हारे खजाने के सिक्के गिने जा सकते हैं, तुम्हारी सेना के सैनिक गिने जा सकते हैं। तो मुझे बताओ मुल्ला नसीरुद्दीन, इस विशाल अनंत आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुझे बिल्कुल सही और सटीक गिनती चाहिए। एक भी तारा कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ तुम्हारे जिन्न क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सवाल सुनकर एक बार फिर दरबारियों की सांसें अटक गईं। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स जो तारों और ग्रहों की चाल का अध्ययन करते थे, उन्होंने अपना सिर पीट लिया। तारों को गिनना, ये तो इंसानी सोच के परे की बात थी। उस दौर में न कोई दूरबीन थी और न ही कोई ऐसी तकनीक जिससे पूरे ब्रह्मांड के तारे गिने जा सकें।
रात के अंधेरे में आसमान में बिखरे वो अनगिनत चमकते बिंदु इंसान के लिए हमेशा से एक अनसुलझा रहस्य रहे थे। ये एक ऐसा सवाल था जो सिर्फ ईश्वर ही जान सकता था। शराबी ने एक बार फिर ऐसा सवाल पूछा था जिसका कोई तथ्यात्मक जवाब दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं था। शराबी के चेहरे पर फिर से एक दुष्ट मुस्कान लौट आई। उसे लगा कि इस बार उसने मुल्ला को पूरी तरह से फंसा लिया है। क्यों मुल्ला, क्या हुआ? क्या तुम्हारा दूसरा जिन्न गूंगा हो गया है या वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच? हुंचने से डरता है? अगर जवाब नहीं है तो अपनी हार मान लो और बादशाह से कहो कि वो अपना ताज मेरे हवाले कर दे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शराबी की इस चुनौती को बहुत ही शांति से सुना। उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन से उठाया और धीरे धीरे चलकर अपने उस मरियल और अड़ियल गधे के पास गए। गधा, जिसे दरबार की इस पूरी गंभीर स्थिति से कोई लेना देना नहीं था, वो आराम से खड़ा जुगाली कर रहा था। मुल्ला ने बड़े ही प्यार से गधे की गर्दन पर हाथ फेरा। वे गधे के लंबे कानों के पास झुके और ऐसे फुसफुसाने लगे जैसे गधे के कान में कोई गहरा राज बता रहे हों या उससे कुछ पूछ रहे हों। दरबारी ये नज़ारा देखकर हैरान थे। ये आदमी पागल हो गया है क्या? तारों की गिनती गधे से पूछ रहा है। एक मंत्री ने धीरे से कानाफूसी की। शराबी भी मुल्ला की इस हरकत पर झुंझला गया। ये क्या नौटंकी है मुल्ला? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे गधे के पास है क्या? मुल्ला ने अचानक अपना सिर उठाया। उन्होंने गधे की पीठ पर एक हल्की सी थाप मारी और शराबी की तरफ मुड़कर अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोले, मुझ और मेरे इस वफादार गधे पर हंसने की गलती मत करो नादान। तुम नहीं जानते, लेकिन मेरा दूसरा जिन्न इसी गधे के आसपास रहता है और जैसे ही तुमने आसमान के तारों का जिक्र किया, मेरे दूसरे जिन्न ने बिना एक पल गवाए सटीक गिनती मेरे कानों में बता दी है। तो बताओ, कितनी है वो गिनती? शराबी ने अधीर होकर पूछा। मुल्ला ने अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद किया ताकि दरबार के आखिरी कोने तक उनकी बात पहुंच सके। उन्होंने कहा, मेरे दूसरे जिन्न के अचूक हिसाब के अनुसार इस पूरे आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने कि मेरे इस गधे के शरीर पर बाल हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। एक भी बाल कम नहीं और एक भी तारा ज्यादा नहीं। आसमान के तारे और मेरे गधे के शरीर के बाल दोनों की संख्या बिल्कुल 100% बराबर है। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये क्या बात हुई? तारों की तुलना गधे के बालों से? ये तो और भी बड़ा पागलपन था। लेकिन शराबी इस बार भड़क उठा। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और मुल्ला की तरफ झपटते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो मुल्ला? ये कैसा बेहुदा जवाब है? आसमान के तारों का तुम्हारे इस सड़े हुए गधे के बालों से क्या लेना देना? तुम ऐसे ही कुछ भी बकवास करके मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गधे के बाल और आसमान के तारे बराबर हैं? तुम ये साबित कैसे करोगे? शराबी की आवाज़ में बौखलाहट साफ झलक रही थी। वो बुरी तरह से चिढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना हाथ उठाया और शराबी को शांत रहने का इशारा करते हुए बहुत ही सौम्य लेकिन व्यंग्य से भरी आवाज़ में कहा, अरे भाई, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुम तो एक बहुत बड़े ज्ञानी हो जो बादशाह को गद्दी से उतारने आए हो। तुम्हें तो सच की तलाश है और मैं तो तुम्हें बिल्कुल सटीक गणित बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे दूसरे जिन्न की बात पर विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया और शराबी की आंखों में सीधा देखते हुए अपनी बात पूरी की। जाओ, तुम खुद इस बात की तस्दीक कर लो। आज रात जब आसमान साफ हो तो छत पर जाना और आसमान के एक एक तारे को गिन लेना। उसके बाद कल सुबह मेरे पास आना और मेरे इस गधे के शरीर का एक एक बाल गिनना शुरू कर देना। एक एक बाल उखाड़ना और गिनना। अगर आसमान के तारों की गिनती और मेरे गधे के बालों की गिनती में एक भी अंक का, सिर्फ एक भी अंक का फर्क आ जाए तो मैं पूरे दरबार के सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। मैं खुद तुम्हें बादशाह का ताज पहनाऊंगा। लेकिन जब तक तुम इन तारों और गधे के बालों को गिनकर मुझे गलत साबित नहीं कर देते, तब तक मेरा ही जवाब परम सत्य माना जाएगा। तो बताओ, पहले तारे गिनोगे या मेरे गधे के बाल? मुल्ला का ये जवाब आते ही दरबार में जो खामोशी थी वो एक जोरदार तूफान में बदल गई। विद्वान, मंत्री, पहरेदार और खुद बादशाह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दरबार की दीवारें ठहाकों से गूंज उठीं। मुल्ला ने एक बार फिर वही दांव चला था, लेकिन इस बार और भी ज्यादा सफाई और चालाकी के साथ।
आसमान के तारे गिनना जितना नामुमकिन था, एक जिंदा गधे के शरीर के एक एक बाल को गिनना भी उतना ही नामुमकिन था। मुल्ला ने दो अनगिनत चीज़ों, अनकाउंटेबल थिंग्स को एक दूसरे के बराबर बताकर शराबी के सवाल को मजाक बना दिया था। शराबी वहां खड़ा कांप रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो फटे फटे नैनों से कभी मुल्ला को देखता, कभी गधे को और कभी हंसते हुए दरबारियों को। उसे समझ आ गया था कि वो एक बहुत गहरी खाई में गिर चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन कोई आम इंसान नहीं थे। वे ऐसे इंसान थे जो किसी भी असंभव चीज़ को अपने शब्दों के जाल से मुमकिन बना सकते थे। शराबी की पहली दो चालें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थीं। उसके गुरूर का महल दरकने लगा था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अब मुल्ला नसीरुद्दीन को एक मसीहा की तरह देख रहा था। मुल्ला ने न सिर्फ बादशाह की इज्जत बचाई थी, बल्कि अपने हास्य और तर्क से उस तनावपूर्ण माहौल को एक जश्न में बदल दिया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। शराबी बुरी तरह से हार चुका था, लेकिन उसके तरकश में अभी भी 3 तीर बाकी थे। वो इतनी आसानी से हार मानकर अपनी गर्दन कटवाने वाला नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। उसने ठान लिया था कि अब वो ऐसा सवाल पूछेगा जो ना तो धरती से जुड़ा होगा और ना ही समान से। वो एक ऐसा सवाल पूछेगा जो सीधा उसके अपने अस्तित्व से जुड़ा होगा, जिसे मुल्ला ना तो नापने के लिए कह सकेगा और ना ही गिनने के लिए। शराबी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुल्ला की तरफ एक खूंखार नजरों से देखा। मुल्ला अभी भी अपने गधे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में एक चुनौती थी जो कह रही थी, आओ देखते हैं तुम्हारे पास और क्या है। दरबार का ये मानसिक युद्ध अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। धरती का केंद्र नाप लिया गया था। आसमान के तारे गिने जा चुके थे। लेकिन शराबी का तीसरा सवाल इन सबसे ज्यादा पेचीदा और व्यक्तिगत होने वाला था। क्या मुल्ला का तीसरा जिन इस नए और खतरनाक सवाल का जवाब दे पाएगा? क्या शराबी अपनी हार का बदला ले पाएगा? दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे शराबी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मुल्ला का गधा भी घबरा गया। तीसरा सवाल, जो शराबी की दाढ़ी और मुल्ला के जिन के बीच एक सीधा टकराव था। दरबार का वो विशाल और भव्य कक्ष जो कुछ समय पहले तक मौत के सन्नाटे और खौफ में डूबा हुआ था, अब एक ऐसे रंगमंच में तब्दील हो चुका था जहां और कोई सिर्फ मुल्ला नसीरुद्दीन का मुरीद बन गया था। जो विद्वान अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियों, मोटी किताबों और रेशमी लिबासों पर घमंड करते थे, वे आज एक फटे हाल गधे चराने वाले मुल्ला के आगे नतमस्तक थे। बादशाह सलामत, जिनके माथे पर कुछ देर पहले तक चिंता की गहरी लकीरें थीं और जिन्हें अपना ताज छिन जाने का डर सता रहा था, वे अब अपने सोने के सिंहासन पर बेहद आराम से पीछे की तरफ टेक लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विजयी और सुकून भरी मुस्कान थी। वे अपने वजीर की तरफ देखकर बार बार सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हों, तुमने बिल्कुल सही इंसान को इस दरबार में बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ उस शराबी की हालत अब उस शिकारी जैसी हो गई थी जो बड़े गुरूर के साथ शेर का शिकार करने जंगल में गया था, लेकिन अब खुद शेर के खूंखार जबड़े में फंसकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसका वो नशा जिसके दम पर वो दरबार के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसा था, अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमक रही थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखें फटी की फटी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुल्ला नसीरुद्दीन किस मिट्टी का बना है। उसने धरती और आसमान के सबसे मुश्किल सवाल पूछे थे, लेकिन मुल्ला ने उन्हें अपनी उस टेढ़ी लाठी और मरियल गधे के जरिए ऐसे सुलझाया कि शराबी खुद ही अपनी बिछाई हुई बिसात पर मात खा गया। शराबी ने अपने आसपास देखा। सेनापति अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसे ही घूर रहा था। दरबारी उसे देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे थे। शराबी को एहसास हो गया कि अगर वो आज इस दरबार से बिना जीते निकला तो ये सेनापति उसकी गर्दन धड़ से अलग करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। उसकी जान अब केवल उसके बाकी बचे 3 सवालों पर टिकी थी। उसे अब कोई ऐसा सवाल सोचना था जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन उसे नापने या गिनने का काम ना सौंप सके। सोच, सोच, कुछ ऐसा सोच जो न जमीन पर हो न आसमान में, कुछ ऐसा जो यहीं हो, मेरे पास हो, जिसे ये मुल्ला नापने का बहाना न बना सके। शराबी अपने मन ही मन बुदबुदा रहा था।
उसका दिमाग किसी तेज भागते हुए घोड़े की तरह दौड़ रहा था। तभी अचानक उसके हाथ उसकी छाती तक लटकी हुई उसकी अपनी उलझी हुई मैली और घनी दाढ़ी पर गए। दाढ़ी को छूते ही शराबी की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसके चेहरे पर फैली मायूसी अचानक एक कुटिल मुस्कान में बदल गई। मिल गया, शराबी ने मन ही मन चीखते हुए सोचा। अब तू नहीं बचेगा मुल्ला। जमीन और आसमान की बातें तो कोई भी टाल सकता है, लेकिन इस बार मैं वो पूछूंगा जो सीधा मेरे शरीर से जुड़ा है। देखता हूं इस बार तेरा कौन सा जिन तुझे बचाता है। शराबी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने कांपते हुए घुटनों को सीधा किया, अपनी फटी हुई चादर को शान से कंधे पर रखा और मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ गया। मुल्ला अभी भी अपने गधे के पास खड़े थे। गधा मज़े से अपनी आंखें बंद किए हुए दरबार की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। शराबी ने अपनी आवाज़ को एक बार फिर से भारी और डरावना बनाने की कोशिश की। उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी लंबी उलझी हुई दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते हुए पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोला, शांत, आप सभी लोग बहुत हंस चुके। मैं मानता हूं कि मुल्ला ने अपनी बातों की बाजीगरी से मुझे पहले 2 सवालों में उलझा दिया। मुल्ला, तुम बहुत चतुर हो। तुमने दुनिया नापने और आसमान के तारे गिनने का बहाना ना कर अपनी जान बचा ली, लेकिन अब खेल बदल चुका है। शराबी मुल्ला के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरा तीसरा सवाल न तो उस ज़मीन से जुड़ा है जिसे तुम्हारी लाठी छू रही है और ना ही उस आसमान से जहां तुम मुझे भेज रहे थे। मेरा तीसरा सवाल ठीक मेरे चेहरे पर है, मेरे जिस्म पर है। अगर तुम्हारे जिन इतने ही ज्ञानी और अंतर्यामी हैं तो मुझे बिल्कुल सही सही बताओ कि मेरी इस घनी दाढ़ी में कुल मिलाकर कितने बाल हैं। मुझे अनुमान नहीं चाहिए, एक भी बाल कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ मुल्ला, क्या तुम्हारे जिन मेरी दाढ़ी के बालों की गिनती जानते हैं? ये सवाल सुनते ही दरबार में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। विद्वानों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया। ये सवाल पिछले दोनों सवालों से भी ज़्यादा खतरनाक और अजीब था। किसी इंसान की दाढ़ी के बाल गिनना, ये तो पूरी तरह से असंभव था। अगर मुल्ला कोई भी संख्या बता देते, मान लीजिए कि उन्होंने कहा 10,000, तो शराबी तुरंत कहता गलत, 9,000 है। इसे साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था। और इस बार मुल्ला ये भी नहीं कह सकते थे कि जाओ खुद गिन लो, क्योंकि दाढ़ी तो शराबी के अपने चेहरे पर थी। वो कुछ भी झूठ बोल सकता था। बादशाह भी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। शराबी ने एक ऐसा जाल फेंका था जो सीधा मुल्ला के गले में जाकर फंसा था। सभी की नज़रें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिक गईं। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। वे तनिक भी घबराए नहीं। उनके चेहरे की वो शांत और रहस्यमयी मुस्कान 1 इंच भी कम नहीं हुई। उन्होंने शराबी की उलझी हुई दाढ़ी को ऐसे देखा जैसे कोई पारखी किसी अजीबोगरीब वस्तु को देख रहा हो। फिर मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगलियों पर कुछ ऐसे गिनने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा गणित का हिसाब लगा रहे हों। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने आंखें खोली और बोले, तुम्हारा ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है शराबी, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मेरे जिन हर जगह मौजूद हैं। मेरा तीसरा जिन, जो गिनती और गणित का सबसे बड़ा उस्ताद है, वो कहीं और नहीं बल्कि हमेशा मेरे इस प्यारे गधे की पूंछ में निवास करता है। ये कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मुड़ और अपने गधे के पीछे की तरफ चले गए। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। गधे के पीछे जाना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि गधे दुलत्ती पीछे के पैरों से लात मारने के लिए मशहूर होते हैं। लेकिन मुल्ला बड़े ही आराम से गधे के पीछे गए। उसकी उस धूल भरी लंबी पूंछ को अपने हाथों में उठाया और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। वे पूंछ के बालों को उंगलियों से सहला रहे थे, जैसे कोई रेशम के धागों को परख रहा हो। मुल्ला ने अपना कान गधे की पूंछ के पास ले जाकर कुछ फुसफुसाया। गधे ने अपनी पूंछ हिलाई और एक हल्की सी आवाज़ निकाली। मुल्ला तुरंत सीधे खड़े हो गए और ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मुल्ला ने शराबी की तरफ देखकर अपनी बुलंद और खनकती हुई आवाज़ में कहा, सुनो ए शराबी,
मेरे तीसरे जिन्न ने मुझे तुम्हारी दाढ़ी का पूरा गुप्त संदेश दे दिया है। मेरे जिन्न के हिसाब से तुम्हारी इस लंबी और घनी दाढ़ी में बिल्कुल ठीक उतने ही बाल हैं जितने कि इस गधे की पूंछ में मौजूद हैं। हाँ, एकदम बराबर। न तुम्हारी दाढ़ी में एक बाल ज़्यादा है और ना ही मेरे गधे की पूंछ में एक बाल कम। दोनों की गिनती प्रकृति ने बिल्कुल एक समान बनाई है। ये जवाब सुनकर दरबारियों के चेहरों पर फिर से हैरानी छा गई। ये कैसा जवाब था? पहले आसमान के तारों को गधे के शरीर के बालों से मिलाया और अब दाढ़ी के बालों को गधे की पूंछ से। शराबी गुस्से से उबल पड़ा, उसकी नसें तन गईं। वो अपनी जगह पर उछलते हुए चिल्लाया, ये क्या बकवास है मुल्ला? तुम बार बार इस सड़े हुए गधे को बीच में क्यों ला रहे हो? मेरी इस शानदार दाढ़ी का इस जानवर की पूंछ से क्या मुकाबला? तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दाढ़ी और इस गधे की पूंछ के बाल बराबर है? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इस बार तुम मुझे दुनिया नापने या तारे गिनने नहीं भेज सकते। ये दाढ़ी मेरे चेहरे पर है और गधा तुम्हारे सामने है। साबित करो अपनी इस बकवास को, साबित करो कि गिनती बराबर है। शराबी की आवाज़ में एक विजयी हुंकार थी। उसे लग रहा था कि उसने मुल्ला को रंगे हाथों झूठा साबित करने के कगार पर ला खड़ा किया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शराबी की इस बौखलाहट को बहुत मज़े से देखा। उनकी मुस्कान अब एक चौड़े डाके में बदलने वाली थी। मुल्ला ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर शराबी को शांत होने का इशारा किया और बहुत ही मीठी लेकिन खतरनाक आवाज़ में बोले, अरे मेरे ज्ञानी दोस्त, इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कब कहा कि मैं इसे साबित नहीं करूंगा? मैं तो खुद चाहता हूं कि इस पूरे दरबार के सामने, खुद बादशाह सलामत की आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुमने सबूत मांगा है ना, तो सुनो मेरे तीसरे जिन्न का न्याय। मुल्ला ने गधे की पूंछ को अपने एक हाथ में पकड़ा और शराबी की तरफ अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहा, साबित करने का तरीका बहुत ही सीधा, सरल और वैज्ञानिक है। हम अभी और इसी वक्त गिनती शुरू करेंगे। तरीका ये होगा, तुम अपनी दाढ़ी में से अपना एक बाल उखाड़ोगे और मेरे हाथ में दोगे। उसके तुरंत बाद मैं इस गधे की पूंछ में से एक बाल उखाड़ूंगा। फिर तुम अपनी दाढ़ी से दूसरा बाल उखाड़ना और मैं गधे की पूंछ से दूसरा बाल उखाड़ूंगा। हम एक एक करके बाल उखाड़ते जाएंगे और गिनते जाएंगे। मुल्ला की आंखें शरारत से चमक उठी। उन्होंने शराबी के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, अगर बाल उखाड़ते उखाड़ते मेरी गधे की पूंछ के बाल पहले खत्म हो गए और तुम्हारी दाढ़ी में बाल बच गए तो मैं हार गया। और अगर तुम्हारी दाढ़ी पूरी तरह से साफ हो गई, तुम्हारा चेहरा छिल गया, खून बहने लगा और गधे की पूंछ में बाल बाकी रह गए तो भी मैं हार गया। लेकिन अगर दोनों के बाल एक साथ बिल्कुल एक ही गिनती पर खत्म हुए तो मेरी जीत होगी। तो आओ शराबी, आ जाओ मैदान में, शुरू करो अपनी दाढ़ी का पहला बाल उखाड़ना। मैं गधे की पूंछ से शुरू करता हूँ। दोस्तों, जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। क्या आप कभी किसी गधे की पूंछ से बाल उखाड़ने की हिम्मत करेंगे? वो भी तब जब आपको पता हो कि गधा एक दुलत्ती मारकर आपके दांत तोड़ सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन का ये बाल उखाड़ो वाला दांव आपको कैसा लगा? क्या आपके पास मुल्ला की तरह हर टेढ़े सवाल का ऐसा खतरनाक जवाब है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मुल्ला की ये चतुराई देखकर मज़ा आ रहा है तो इस कहानी वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखते हैं कि शराबी ने अपनी दाढ़ी उखाड़ने का ये भयानक फैसला कैसे लिया। मुल्ला की ये शर्त सुनते ही दरबार में एक ऐसा धमाका हुआ मानो किसी ने तोप चला दी हो। जो दरबारी अब तक हैरानी में थे वे अब लोटपोट होकर हंसने लगे। वजीर अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा रखे हुए था। सेनापति की आंखों से हंसते हंसते आंसू आ गए। खुद बादशाह सलामत अपने सिंहासन का हत्था पकड़कर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। मुल्ला, तुम्हारी बुद्धि का कोई पार नहीं, तुम सच में एक जादूगर हो, बादशाह ने हंसते हुए कहा। लेकिन शराबी के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसके चेहरे का रंग जो पहले गुस्से से लाल था अब डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मुल्ला की शर्त कोई दिमागी खेल नहीं थी, ये तो सीधे सीधे शारीरिक यातना और दर्द का बुलावा था। शराबी ने अपनी घनी दाढ़ी को सहलाया। एक बाल उखाड़ने पर ही आंखों में पानी आ जाता है, यहाँ तो मुल्ला पूरी दाढ़ी एक एक करके उखाड़ने की बात कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, शराबी की नज़र उस गधे पर गई।
मुल्ला का गधा कोई सीधा साधा जानवर नहीं लग रहा था। जब मुल्ला ने सिर्फ उसकी पूंछ को सहलाया था, तभी गधे ने अजीब सी आवाज़ निकाली थी। अगर मुल्ला ने उसकी पूंछ से एक एक करके बाल उखाड़ना शुरू किया तो दर्द से पागल होकर वो गधा क्या करेगा? वो दुलत्ती मारेगा। और गधे के पीछे कौन खड़ा था? मुल्ला और शराबी। गधे की एक जोरदार लात सीधे शराबी के मुंह पर पड़ सकती थी, जिससे दाढ़ी तो क्या, उसके दांत भी हमेशा के लिए गायब हो जाते। शराबी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके पैर कांपने लगे। उसे एहसास हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे चारों तरफ से ऐसी मौत के कुएं में फंसा दिया है जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो मुल्ला की बात नहीं मानता है तो वो ये सवाल हार जाएगा, और अगर वो साबित करने के लिए दाढ़ी के बाल उखाड़ने को तैयार होता है तो दर्द से उसकी जान निकल जाएगी और गधे की लात से उसका मुंह टूट जाएगा। शराबी की हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। उसका घमंड, उसकी चुनौती, उसका गुरूर, सब कुछ मुल्ला के उस गधे की पूंछ के नीचे आकर दब गया था। उसने दरबार में चारों तरफ देखा। हर कोई उस पर हंस रहा था। सेनापति तलवार लिए उसका इंतजार कर रहा था। शराबी ने घबरा कर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने अपनी दाढ़ी से हाथ हटा लिया और पीछे की तरफ 2 कदम हटते हुए कांपती आवाज़ में बोला, नहीं मुल्ला जी, नहीं, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। मुझे आपके तीसरे जिन की बात पर पूरा भरोसा है। आपके गधे की पूंछ और मेरी दाढ़ी के बाल बिल्कुल बराबर हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ। कृपया बाल उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शराबी के मुंह से ये हार की स्वीकारोक्ति सुनते ही दरबारियों ने ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। पूरा दरबार मुल्ला नसीरुद्दीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्ला ने अपनी लाठी उठाई और बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर शराबी से पूछा, अरे भाई, इतनी जल्दी मान गए? 1-2 बाल उखाड़ कर देख तो लेते, शायद मेरे जिन से कोई गलती हो गई हो। नहीं हुजूर, आपका जिन बिल्कुल सच्चा है। मैं हार मानता हूँ इस सवाल पर, शराबी ने पसीना पोंछते हुए कहा। बादशाह ने गहरी राहत की सांस ली। 3 सवाल हो चुके थे। शराबी तीनों में बुरी तरह हार चुका था। अब मुल्ला की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी। दरबार का माहौल अब एक उत्सव जैसा हो गया था, लेकिन कहानी का असली रोमांच अभी बाकी था। शराबी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो बाकी 2 सवाल नहीं पूछेगा तो उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। उसे लगा कि भौतिक और दुनियावी चीज़ों पर मुल्ला का राज है। अब उसे ऐसा सवाल पूछना होगा जो धर्म, आस्था और ईश्वर से जुड़ा हो। ऐसा सवाल जिसका कोई भी मजाकिया जवाब देना सीधे सीधे ईशन निंदा, ब्लास्फेमी माना जाएगा और मुल्ला खुद फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। शराबी ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। उसकी आंखों में एक खौफनाक और हताश चमक आ गई। उसने तय कर लिया था कि चौथा सवाल मुल्ला को सीधा मौत के घाट उतारेगा। शराबी ने जोर से चिल्लाकर कहा, हंस लो दरबारियों, जितना हंसना है हंस लो। मुल्ला, तुमने दुनिया की चीज़ों पर मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा चौथा और 5वां सवाल ऐसा है जिसका जवाब तुम्हारे गधे की पूंछ में नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे वो पूछूंगा जो सीधा खुदा से जुड़ा है। पूरे दरबार में अचानक से सन्नाटा छा गया। धर्म और ईश्वर का नाम आते ही सबका हंसना बंद हो गया। बादशाह के चेहरे पर फिर से तनाव आ गया। क्या मुल्ला अपने जिन्नों के जरिए ईश्वर से जुड़े इन संवेदनशील सवालों का जवाब दे पाएंगे, या फिर शराबी का ये दाव मुल्ला की जान ले लेगा? ये जानने के लिए कि शराबी का चौथा और 5वां खौफनाक सवाल क्या था और मुल्ला ने कैसे बादशाह को अपनी गद्दी से उतारकर खुद वहां बैठकर न्याय किया, दरबार खास की वो भव्य और ऊंची छत जो कुछ पलों पहले तक बादशाह और उनके नवरत्नों के ठहाकों से गूंज रही थी, अब अचानक एक ऐसे खौफनाक और भारी सन्नाटे में डूब गई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शराबी की हार पर बजने वाली तालियां बीच में ही रुक गई थीं। हंसी मजाक का वो खुशनुमा माहौल किसी उड़ते हुए धुएं की तरह गायब हो गया था। वजह थी शराबी की वो आखिरी और खौफनाक चेतावनी। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो हर तरफ से हार चुका है तो वो सबसे ख़तरनाक वार करता है। शराबी भी अब उसी स्थिति में था। वो जान चुका था कि भौतिक दुनिया, गणित, नाप तौल और धरती आसमान की बातों में वो मुल्ला नसीरुद्दीन को नहीं हरा सकता। मुल्ला का दिमाग इंसानी सोच की सरहदों के पार काम करता था। इसलिए शराबी ने अब एक ऐसा जाल बिछाया था जिसका सीधा संबंध दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से था, ईश्वर से, खुदा से, उस परम शक्ति से।
उस दौर के नियम बहुत सख्त हुआ करते थे। धर्म, खुदा और आस्था के मामलों में अगर किसी के मुंह से एक भी गलत शब्द निकल जाता तो उसे सीधे ईश्वर निंदा, ब्लास्फेमी माना जाता था और उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत हुआ करती थी। गर्दन धड़ से अलग कर देना या फिर भरे चौराहे पर फांसी पर लटका देना। शराबी ने इसी नियम का फ़ायदा उठाने की सोची थी। उसने तय कर लिया था कि वो ऐसे सवाल पूछेगा जिनका कोई भी तार्किक या मजाकिया जवाब देना मुल्ला के लिए मौत का फरमान बन जाएगा। शराबी ने अपनी खून से लाल हो चुकी आंखों से मुल्ला को घूरा। उसकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। तुमने अपनी चालाकी से दरबारियों को हंसा दिया, लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उस पर अगर किसी ने एक बार भी हंसने की गुस्ताखी की तो खुदा का कहर इस पूरी सल्तनत पर टूटेगा। तुमने दावा किया था कि तुम्हारे पास 5 जिन हैं। 3 सवालों में तुमने मुझे छला है, लेकिन अब मेरा चौथा सवाल सुनो, जो सीधा आसमानों के पार उस खुदा से जुड़ा है। शराबी 2 कदम और आगे बढ़ा। अब वो मुल्ला के बिल्कुल चेहरे के करीब था। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, बताओ मुल्ला, तुम्हारे जिन्न तो सब कुछ जानते हैं ना? तो मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि इस वक्त, इसी पल, जब हम और तुम इस दरबार में खड़े हैं, तब वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो खुदा क्या कर रहा है? मुझे खुदा के पिछले जन्मों की कहानियाँ नहीं चाहिए। मुझे भविष्य की भविष्यवाणियाँ नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि खुदा इस वक्त, राइट नाउ, क्या कर रहा है? सवाल दरबार की दीवारों से टकराकर हर दरबारी के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। दरबार के मुख्य काजी, ग्रैंड मुफ्ती, जो धर्म के सबसे बड़े जानकार माने जाते थे, वे अपनी जगह से हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बादशाह से, हरम से कहा, जहां पनाह, ये शराबी हद से पार जा रहा है। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, ये कोई इंसान कैसे जान सकता है? ये तो खुदा की तौहीन है। अगर मुल्ला ने इस सवाल का कोई गलत या मजाकिया जवाब दिया तो सल्तनत पर खुदा का अजाब, कहर नाजिल होगा। हमें इस शराबी को यहीं रोक देना चाहिए। बादशाह भी बुरी तरह घबरा गए थे। उनके चेहरे की वो विजयी मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वे जानते थे कि काजी सही कह रहे हैं। खुदा क्या कर रहा है, ये दुनिया की किसी भी पवित्र किताब में इस तरह से नहीं लिखा है कि कोई भी आम इंसान इसका पल पल का हिसाब दे सके। बादशाह ने डरी हुई नज़रों से मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उन्हें लगा कि शायद अब मुल्ला खुद हाथ जोड़कर इस सवाल का जवाब देने से मना कर देंगे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तो जैसे किसी और ही दुनिया में थे। उनके चेहरे पर तनिक भी खौफ या घबराहट नहीं थी। उन्होंने शराबी की इस खौफनाक चुनौती को ऐसे सुना जैसे कोई उनसे पूछ रहा हो कि आज खाने में क्या बना है। मुल्ला ने अपनी पुरानी लाठी पर दोनों हाथ रखे, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रबारियों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मुल्ला कोई जवाब सोच रहे हैं या अपने चौथे जिन्न को बुला रहे हैं? सबके मन में यही सवाल था। करीब 1 मिनट के भारी सन्नाटे के बाद मुल्ला ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और दिव्यता थी। वे अब मजाकिया मुल्ला नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी सूफी संत की तरह लग रहे थे। मुल्ला ने शराबी की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोले, तुम्हारा सवाल बहुत ही गहरा और पाक है शराबी, और मेरे चौथे जिन्न ने मुझे खुदा का वो गुप्त संदेश दे दिया है। मेरे जिन्न ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। शराबी ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, तो बताओ क्या कर रहा है खुदा? मुल्ला ने अचानक अपना हाथ उठाया और शराबी को रोकते हुए कहा, ठहरो, ये कोई आम सवाल नहीं है जिसका जवाब मैं इस नीचे फर्श पर खड़े होकर अपने गधे के बगल में दे दूं। तुम खुदा के काम के बारे में पूछ रहे हो। खुदा जो सबसे ऊपर है, जो दोनों जहानों का मालिक है। इस परम सत्य को बयान करने के लिए मुझे एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी जगह चाहिए जो इस रबार में सबसे ऊंची हो, क्योंकि खुदा का इंसाफ और खुदा का काम हमेशा ऊंचाई से ही बयान किया जाना चाहिए।
ये कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन घूमे और सीधे बादशाह के उस भव्य सोने और हीरों से जड़े सिंहासन की तरफ देखने लगे। पूरे दरबार में एक हलचल सी मच गई। ये मुल्ला क्या कह रहा है? क्या ये बादशाह के सिंहासन की तरफ इशारा कर रहा है? वजीर ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा। मुल्ला ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही अदब से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शराबी को खुदा का वो सच्चा काम बताऊं जो वो इस वक्त कर रहा है, तो आपको इस सवाल के जवाब तक अपनी ये शाही गद्दी खाली करनी होगी। मुझे उस गद्दी पर बैठना होगा, क्योंकि परम सत्य की घोषणा करने के लिए मुझे सबसे ऊंचा स्थान चाहिए। और इस शराबी को, जो अपने घमंड में चूर होकर खुदा के काम पर सवाल उठा रहा है, इसे दरबार के बिल्कुल निचले और आखिरी पायदान पर खड़ा होना होगा। ये एक बहुत ही दुस्साहसिक मांग थी। बादशाह का सिंहासन उनकी ताकत, उनके रुतबे और उनके गुरूर का प्रतीक था। कोई और इंसान उस गद्दी पर बैठने की सोच भी नहीं सकता था। सेनापति ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से आधी बाहर निकाल ली। गुस्ताख मुल्ला, तो बादशाह सलामत की गद्दी मांग रहा है, यह बगावत है। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ उठाकर सेनापति को रोक दिया। बादशाह एक बहुत ही चतुर शासक थे। वे समझ गए थे कि मुल्ला कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। उन्हें मुल्ला की बुद्धिमत्ता पर अब पूरा यकीन हो चुका था। बादशाह ये भी जानते थे कि अगर मुल्ला को जवाब देने से रोका गया तो नियमों के अनुसार शराबी जीत जाएगा और तब गद्दी हमेशा के लिए गंवानी पड़ेगी। कुछ पल के लिए गद्दी मुल्ला को देना एक बहुत छोटा सौदा था। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठ गए। उन्होंने अपने वजीर को इशारा किया, मुल्ला को गद्दी तक आने का रास्ता दिया जाए। बादशाह ने आदेश दिया। इसके बाद बादशाह ने पहरेदारों को कड़कती आवाज़ में हुक्म दिया, और इस बदतमीज शराबी को पकड़कर दरबार की सबसे निचली सीढ़ी के पास खड़ा कर दो। अगर इसने हिलने की भी कोशिश की तो इसकी टांगें काट देना। पहरेदारों ने तुरंत शराबी के दोनों हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए दरबार के बिल्कुल निचले और आखिरी हिस्से में ले जाकर खड़ा कर दिया। शराबी छटपटाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला गद्दी पर बैठकर कौन सा तीर मारने वाला है। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी उसी फटी हुई पुरानी पगड़ी, मैली चादर और हाथ में टेढ़ी लाठी लिए धीरे धीरे शाही सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे ऐसे चल रहे थे मानो वो गद्दी सदियों से उन्हीं की हो। ऊपर पहुंचकर मुल्ला ने अपनी लाठी को सिंहासन के बगल में टिकाया और उस मखमली हीरे जवाहरात से जड़ी गद्दी पर बड़े आराम से अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ गए। उन्होंने बादशाह की तरह एक शान से भरा पोज बनाया। नीचे खड़े दरबारियों के लिए ये नज़ारा अकल्पनीय था। एक तरफ एक फटेहाल इंसान दुनिया की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठा था, और दूसरी तरफ एक शराबी जो कुछ देर पहले सल्तनत पर हुकूमत करने का दावा कर रहा था। वो पहरेदारों के जूतों के पास लाचार खड़ा था। खुद बादशाह सलामत एक आम दरबारी की तरह हाथ बांधे मुल्ला के बगल में खड़े थे। मुल्ला ने ऊपर से नीचे खड़े शराबी को देखा। दोनों की नजरें मिली। शराबी की आंखों में अब खौफ था और मुल्ला की आंख। अब सुनो मेरी बात गौर से। मुल्ला की आवाज दरबार की गुंबददार छत से टकराकर बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। तुमने पूछा था कि सर्वशक्तिमान खुदा इस वक्त इसी पल क्या कर रहा है, तो मेरे चौथे जिन्न की गवाही सुनो शराबी। खुदा इस वक्त बिल्कुल वही कर रहा है जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। मुल्ला ने अपनी उंगली से शराबी की तरफ इशारा किया और बोले, खुदा इस वक्त अपने घमंड में चूर अपने आप को सबसे अक्लमंद समझने वाले एक नाचीज शराबी को अर्श, आसमान, ऊंचाई से उठाकर फर्श की धूल में गिरा रहा है। फिर मुल्ला ने अपने सीने पर हाथ रखा और शान से बोले, और खुदा इस वक्त एक गरीब, फटेहाल और साधारण से गधे चराने वाले मुल्ला को उठाकर सल्तनत के सबसे ऊंचे तख्त और ताज पर बिठा रहा है। यही है खुदा का काम। वो जब चाहे जिसे फर्श से अर्श पर बिठा दे और जब चाहे जिसे अर्श से फर्श पर पटक दे। क्या तुम्हें खुदा का ये काम नजर नहीं आ रहा? मुल्ला का ये जवाब पूरा होते ही दरबार में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने लायक था। सन्नाटा अचानक एक गगनभेदी शोर में बदल गया।
विद्वान, मंत्री, काजी, पहरेदार, हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर सुभान अल्लाह चिल्लाने लगा। ये कोई मजाक या चालाकी नहीं थी। ये दर्शन शास्त्र, अध्यात्म और तर्क का एक ऐसा संगम था जिसने धर्म के सबसे बड़े जानकारों की भी आंखें खोल दी थीं। मुल्ला ने कोई ईशन निंदा नहीं की थी। उन्होंने खुदा की सबसे बड़ी सिफत, गुण को बयान किया था कि वो न्याय करने वाला है, वो घमंड तोड़ने वाला है और वो जिसे चाहे इज्जत बख्शता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुल्ला ने सिर्फ शब्दों से जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने पूरी परिस्थिति को ऐसे पलटा था कि खुदा का वो काम साक्षात सबकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। शराबी सचमुच जलील होकर नीचे खड़ा था और मुल्ला सचमुच सम्मान के साथ ऊपर बैठे थे। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर मुल्ला के हाथ चूम लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि खुदा की दी हुई इस सूझबूझ में है। तुम्हारी अक्ल को मेरा सलाम। शराबी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही गायब हो गई थी। वो अपनी जगह पर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। उसका वो खतरनाक जाल जिसे उसने मुल्ला को फांसी पर लटकाने के लिए बुना था, उसी जाल ने उसे हमेशा के लिए शर्मिंदगी की खाई में धकेल दिया था। मुल्ला की इस प्रेजेंस ऑफ माइंड ने पूरे दरबार को सम्मोहित कर लिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई इंसान इतने खतरनाक और जानलेवा सवाल का इतना गहरा, दार्शनिक और आंखों के सामने दिखने वाला प्रैक्टिकल जवाब दे सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन का ये जवाब सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं थी, बल्कि ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि समय और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, कोई नहीं जानता। अगर मुल्ला का ये गद्दी बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक आपको पसंद आया है और आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो कृपया इस वीडियो या कहानी को अभी लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कभी कभी अपने ज्ञान या पैसे का बहुत घमंड करते हैं। और हाँ, ऐसी ही बुद्धि को तेज़ करने वाली और रोमांचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि शराबी के पास अब अपने बचने का क्या आखिरी रास्ता बचा था। दरबार का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अभी भी शाही गद्दी पर बहुत आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शराबी की चुनौती अभी तकनीकी रूप से पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। नियम के मुताबिक उसने 5 सवाल पूछने का दावा किया था। 4 सवाल हो चुके थे और चारों में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। पहरेदारों ने शराबी के कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरा। उठ बेवकूफ़, तेरा आखिरी सवाल क्या है? जल्दी पूछ और फिर अपनी मौत की तैयारी कर। शराबी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके होंठ सूख चुके थे, उसका गला रुंधा हुआ था। उसके दिमाग ने अब काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उसे पता था कि वो हार चुका है, लेकिन उसे अपना 5वां सवाल पूछना ही था। अगर वो नहीं पूछता तो वो नियम तोड़ने के जुर्म में मारा जाता। शराबी ने एक गहरी और हताश सांस ली। उसने अपनी नम और खौफसदा आंखों से गद्दी पर बैठे मुल्ला की तरफ देखा। उसने तय किया कि वो धर्म का ही एक और ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब दुनिया का कोई इंसान, कोई सूफी, कोई पैगंबर भी एक निश्चित समय के रूप में नहीं दे सकता। ये इस्लाम और कई अन्य धर्मों का सबसे बड़ा रहस्य था। शराबी ने अपनी कांपती हुई और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुल्ला, मैं मानता हूं कि तुमने मुझे पूरी तरह से हरा दिया है। तुम्हारे चौथे जिन ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, लेकिन मेरा 5वां और आखिरी सवाल अभी बाकी है और मुझे यकीन है कि इसका जवाब तुम्हारे पास क्या, दुनिया की किसी किताब में नहीं है। दरबार फिर से शांत हो गया। पूछो, मेरे 5वें जिन को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका दो, मुल्ला ने गद्दी से ही फरमाया। शराबी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर बोला, मुझे बताओ मुल्ला कि इस दुनिया का अंत कब होगा? वो कयामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, वो महाप्रलय का दिन कब आएगा? मुझे उस दिन की बिल्कुल सटीक तारीख, साल और समय बताओ, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं का कहना है कि कयामत का वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। तो क्या तुम्हारा ये 5वां जिन खुदा से भी बड़ा हो गया है जो तुम्हें कयामत का वक्त बता देगा?
अगर तुमने इसका गलत जवाब दिया तो तुम फिर से ईशन निंदा के दोषी हो जाओगे। बताओ मुल्ला, कब आएगी कयामत? ये सवाल सुनते ही दरबार में बैठे मुल्लाओं और मौलवियों की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। कयामत का समय बताना इंसान के बस की बात नहीं थी। खुद पैगंबरों ने कभी कयामत की सटीक तारीख नहीं बताई थी। अगर मुल्ला ने कह दिया कि कयामत 10 साल बाद आएगी या कल आएगी, तो ये पूरी तरह से एक झूठा और कुफ्र यानी पाप से भरा दावा माना जाएगा। और अगर मुल्ला कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो वे शराबी से हार जाएंगे और बादशाह को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। शराबी ने एक बार फिर ऐसा फंदा फेंका था जिसमें मुल्ला का फंसना तय लग रहा था। बादशाह भी अब चिंतित हो गए। उन्होंने धीरे से मुल्ला की तरफ देखा, मानो कह रहे हों कि मुल्ला जी, इस बार संभल कर बोलना। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन का चेहरा तो जैसे हमेशा के लिए एक शांत झील बन चुका था। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उन्होंने बहुत ही हल्के से एक मुस्कान दी, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग किसी बच्चे की नादानी पर मुस्कुराते हैं। मुल्ला अपनी जगह से उठे, गद्दी से नीचे उतरे और अपनी पुरानी लाठी उठाकर वापस अपने गधे के पास आ गए। मुल्ला ने गधे की गर्दन थपथपाई और फिर शराबी की तरफ देखकर एक बहुत ही मधुर लेकिन व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोले, अरे मेरे नादान दोस्त, तूने कयामत के बारे में पूछा। कयामत का इतना खौफ है तुझे? तो सुन ले मेरे 5वें जिन्न का जवाब। मेरा 5वां जिन्न कयामत के सारे राज जानता है और उसने मुझे बताया है कि कयामत कोई एक दिन नहीं है जो सबके लिए एक साथ आएगी। असल में दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 कयामतें हैं। 2 कयामतें? मुख्य काजी ने हैरानी से पूछा। ये कैसा इल्म है मुल्ला? मुल्ला ने काजी की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर शराबी से बोले, हाँ, 2 कयामतें। मेरे 5वें जिन्न के अचूक ज्ञान के अनुसार पहली कयामत को छोटी कयामत माइनर जजमेंट डे कहा जाता है और दूसरी को बड़ी कयामत मेजर जजमेंट डे कहा जाता है। शराबी ने झुंझलाते हुए पूछा, मुझे पहेलियां मत बुझाओ मुल्ला, सीधा सीधा समय बताओ, ये छोटी और बड़ी कयामत कब आएगी? मुल्ला ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया, अपना एक हाथ अपनी मर पर रखा और पूरे दरबार को अपनी उस मजाकिया लेकिन गहरी बातों वाले अंदाज में संबोधित करते हुए कहा, तो सुनिए आप सब, मेरे 5वें जिन्न ने मुझे साफ शब्दों में बताया है कि जिस दिन मेरी बेगम, मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, जिस दिन मेरी बीवी मरेगी, उस दिन दुनिया में छोटी कयामत आ जाएगी। क्योंकि उस दिन के बाद मेरे घर का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, कोई मुझे खाना बनाकर नहीं देगा और मेरे लिए वो दिन किसी प्रलय से कम नहीं होगा। ये सुनते ही दरबार के कुछ लोगों की हंसी छूट गई। मुल्ला ने अपनी पत्नी की मौत को कयामत से जोड़कर एक बहुत ही साधारण घरेलू बात को दुनिया के अंत से जोड़ दिया था। लेकिन मुल्ला अभी रुके नहीं थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और शराबी की आंखों में सीधा देखते हुए एक जोर की आवाज में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और सुनो शराबी, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक और दुनिया को खत्म कर देने वाली बड़ी कयामत उस दिन आएगी जिस दिन ये मुल्ला नसीरुद्दीन खुद इस दुनिया से मरेगा। हाँ, जिस दिन मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, उसी पल मेरे लिए ये पूरी दुनिया खत्म है। हो जाएगी, आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूँगा, जब मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो मेरे लिए इस दुनिया के होने या ना होने का क्या मतलब। इसलिए मेरे लिए असली और बड़ी कयामत मेरी अपनी मौत का दिन है। मुल्ला का ये जवाब पूरा होते ही दरबार में एक बार फिर से खुशी, हंसी और तालियों की ऐसी बौछार हुई कि दीवारों के मजबूत पत्थर भी मानो खुशी से झूम उठे। ये जवाब तर्क का, मनोविज्ञान का और हास्य का एक ऐसा अकल्पनीय मिश्रण था जिसे कोई भी धर्मगुरु या ज्ञानी चुनौती नहीं दे सकता था। मुल्ला ने कितनी चालाकी से दुनिया के अंत, वर्ल्ड्स अपोकलिप्स को व्यक्तिगत अंत, पर्सनल डेथ में बदल दिया था। दार्शनिक रूप से ये 100% सच था। एक इंसान के लिए दुनिया तभी तक है जब तक वो खुद जिंदा है। उसके मरने के बाद दुनिया रहे या तबाह हो जाए, उसके लिए वो कयामत ही है। मुल्ला ने कोई धार्मिक तारीख नहीं बताई थी, इसीलिए उन पर ईश्वर निंदा का कोई आरोप नहीं लग सकता था। लेकिन उन्होंने कयामत का बिल्कुल सटीक समय, अपनी मौत बता दिया था। इसीलिए शराबी उन्हें झूठा भी साबित नहीं कर सकते थे। ये 5वां जिन्न असल में मुल्ला की वो असाधारण बुद्धि थी जो हर मुसीबत को एक ठहाके में बदलना जानती थी।
शराबी के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। 5 सवाल, 5 नामुमकिन चुनौतियाँ, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन सभी को हवा में उड़ा दिया था। शराबी घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ मुल्ला नसीरुद्दीन के पैरों की तरफ फैला दिए और रोते हुए बोला, मुझ पर रहम करो मुल्ला, तुम्हारे 5 जिन्न जीत गए और मेरा गुरूर हार गया। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे इस गधे में और तुम्हारी इस लाठी में इस दरबार के सभी ज्ञानियों से ज़्यादा इल्म है। मेरी जान बख्श दो मुल्ला, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा और कभी किसी के इल्म को चुनौती नहीं दूंगा। मुल्ला ने नीचे झुककर शराबी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से बोले, उठो दोस्त, मेरे जिन्नों को किसी की जान लेने का कोई शौक़ नहीं है। बस आइंदा ये याद रखना कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किताबों में कैद किया जा सके। इल्म तो वो रोशनी है जो सही वक्त पर मेरे को चीर दे। पूरा दरबार मुल्ला की जय जयकार कर रहा था। बादशाह अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिल अभी भी मुल्ला के उस चौथे जवाब के सम्मान में झुका हुआ था। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। शराबी की हार हो चुकी थी और मुल्ला की ऐतिहासिक जीत। लेकिन इस शानदार जीत के बाद बादशाह ने मुल्ला को क्या इनाम दिया, और मुल्ला ने उन 5 गुप्त जिन्नों की असलियत के बारे में बादशाह को अकेले में क्या बताया? क्या सच में कोई जिन्न थे या मुल्ला का रहस्य कुछ और ही था? दरबार खास में वो गगनभेदी तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी का शोर किसी रुकने वाले तूफान की तरह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरबार की वे ऊंची ऊंची मखमली दीवारें, जिन पर सोने और चांदी के धागों से बारीक नक्काशी की गई थी, आज मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार से गूंज रही थीं। जो विद्वान, मंत्री और नवरत्न कुछ घंटों पहले तक अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए पसीने से तरबतर हो रहे थे, वे आज अपने अपने स्थानों से उठकर मुल्ला की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो उनके सामने कोई फरिश्ता आ खड़ा हुआ हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा दिखने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला और गधे की सवारी करने वाला इंसान अपनी हाजिर जवाबी से इस विशाल साम्राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा मानसिक युद्ध जीत लेगा। शराबी की हालत अब उस सूखे पत्ते जैसी हो गई थी जिसे मुल्ला की बुद्धि की आंधी ने पूरी तरह से कुचल दिया था। वो जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका वो अहंकार जिसने उसे बादशाह की गद्दी मांगने की जरूरत दी थी, अब आंसुओं में बह चुका था। वो मुल्ला नसीरुद्दीन के जूतों के पास पड़ा सिसक रहा था, मुझे माफ़ कर दो मुल्ला जी, मुझे माफ़ कर दीजिए जहाँ पनाह। मेरा नशा उतर चुका है, मेरी आँखों पर बंधा गुरूर का पर्दा हट चुका है। मैं जान गया हूँ कि मेरा किताबी और दुनियावी ज्ञान आपकी उस असीम और फितरी प्राकृतिक समझ के आगे एक तिनके के बराबर भी नहीं है। बादशाह सलामत, जो कुछ देर पहले तक अपनी उस बेशकीमती गद्दी को छिनता हुआ देखकर अंदर ही अंदर खौफ से कांप रहे थे, वे अब एक गहरी, सुकून भरी और विजयी सांस ले रहे थे। बादशाह ने अपने शाही लिबास को ठीक किया और वे अपनी गद्दी से धीरे धीरे नीचे उतरे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो युद्ध जीतने वाले किसी महान सेनापति के चेहरे पर होता है, लेकिन ये जीत उनकी नहीं, मुल्ला की थी। बादशाह चलकर सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। दरबारियों ने अपनी सांसें थाम ली। एक प्रतापी बादशाह और एक फटेहाल मुल्ला आमने सामने खड़े थे। बादशाह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को गले से लगा लिया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और भावुक दृश्य था जिसे देखकर कई दरबारियों की आंखें भर आईं। एक सम्राट अपने तारणहार को सम्मान दे रहा था। बादशाह ने मुल्ला को खुद से अलग किया और उनकी आंखों में देखते हुए भारी और कृतज्ञ आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने सिर्फ मेरी ये सोने की गद्दी ही नहीं बचाई है, बल्कि तुमने इस पूरे साम्राज्य की इज्जत, वकार और इस दरबार के इल्म, ज्ञान की आबरू को नीलाम होने से बचा लिया। तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञानी वो नहीं जो सिर्फ किताबें रटता हो, बल्कि असली ज्ञानी वो है जिसकी बुद्धि मुसीबत के वक्त तलवार से भी ज़्यादा तेज चलती हो। आज से तुम इस सल्तनत के सबसे खास मेहमान हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी ही विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उनके चेहरे पर अभी भी वो एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी का सहारा देते हुए कहा, जहाँ पनाह, ये तो बस मेरे उन 5 जिन्नों का कमाल था। मैं तो एक मामूली सा गधा चराने वाला इंसान हूँ। मेरी क्या बिसात कि मैं इतने बड़े दरबार की इज्जत बचा सकूँ। सब ऊपर वाले का रहम है।
बादशाह ने मुस्कुराते हुए नीचे पड़े उस शराबी की तरफ इशारा किया और मुल्ला से पूछा, मुल्ला, इस गुस्ताख शराबी ने हमारी मौत की सज़ा के नियमों को चुनौती दी थी। इसने सल्तनत का अपमान किया है। तुम जो सज़ा कहोगे इसे आज वही सज़ा दी जाएगी। कहो तो इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूं या इसकी ज़बान काट कर इसे खाइयों में फेंकवा दूं। सज़ा का नाम सुनते ही शराबी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। उसने मुल्ला के पैर कसकर पकड़ लिए। रहम, मुल्ला जी रहम, मैं अपनी हार मान चुका हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत ही प्यार से शराबी के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या प्रतिशोध नहीं था। उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और एक बहुत ही गहरा फलसफा बयान किया। बादशाह सलामत, अज्ञानता और घमंड कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी सज़ा मौत हो। ज्ञान का असली मकसद इंसान को मारना नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए अंधकार को मारना है। इस शराबी का गुरूर टूट चुका है। इसके अंदर का वो मैं मर चुका है जो इसे गद्दी छीनने के लिए उकसा रहा था। जब जुर्म ही मर गया तो मुजरिम को मारने से क्या हासिल होगा। इसे बस इस शर्त पर आज़ाद कर दिया जाए कि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को ऊंचा उठाने में लगाएगा। मुल्ला के मुंह से ये दया और क्षमा से भरा फैसला सुनकर दरबार में एक बार फिर सुभान अल्लाह की आवाज़ें गूंज उठी। मुल्ला ने न सिर्फ अपनी बुद्धि का बल्कि अपने विशाल और दयालु हृदय का भी परिचय दिया था। बादशाह ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि शराबी को बाइज्जत दरबार से बाहर कर दिया जाए और उसे कभी इस सल्तनत की सीमाओं के अंदर शराब पीकर न घुसने की हिदायत दी जाए। शराबी रोता हुआ बार बार मुल्ला को सलाम करता हुआ दरबार से चला गया। वो एक नया इंसान बन चुका था। अब वक्त था मुल्ला नसीरुद्दीन को उनके इस अकल्पनीय कार्य मैं का इनाम देने का। बादशाह अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए और उन्होंने शाही खजांची ट्रेजरर को हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए इतनी अशरफियाँ, हीरे मोती और जवाहरात लाए जाएं कि इनका ये गधा भी उस बोझ को उठाने में थक जाए। मुल्ला ने आज जो किया है उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। कुछ ही पलों में दरबार के बीचों बीच सोने के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों का एक छोटा सा पहाड़ लग गया। लाल, नीले और हरे रंग के चमचमाते हुए हीरे दरबार की रोशनी में झिलमिला रहे थे। शाही दर्जी मुल्ला के लिए रेशम और मखमल के कीमती चोगे कपड़े लेकर आ गए। मुल्ला ने उस अकूत संपत्ति को देखा। कोई भी आम इंसान इतनी दौलत देखकर खुशी से पागल हो जाता, लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। उन्होंने सोने के एक सिक्के को उठाया, उसे अपने दांतों से चबाकर चेक किया और फिर उसे गधे की तरफ उछालते हुए बोले, क्यों भाई गधे, अब खुश हो जा। तेरे शरीर के बालों और तेरी पूंछ ने आज हमें बहुत अमीर बना दिया है। आज शाम को तुझे सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट घास खिलाऊंगा। मुल्ला की सुभोली सी बात पर बादशाह समेत पूरा दरबार एक बार फिर ठहाके मारकर हंस पड़ा। खजांची ने वो सारा खजाना बड़े बड़े बोरों में भरकर मुल्ला के उस पुराने गधे की पीठ पर लाद दिया। गधा उस वजन से थोड़ा नीचे झुक गया, लेकिन मुल्ला ने उसे प्यार से पुचकारा। दरबार की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी थी। शाम का वक्त हो रहा था और सूरज अपनी लालिमा के साथ आसमान में बिखर रहा था। लेकिन बादशाह के मन में एक बेचैनी अभी भी बाकी थी। उनकी उत्सुकता चरम पर थी। वे इस दरबार के शोर शराबे से अलग मुल्ला से एकांत में कुछ बात करना चाहते थे। बादशाह ने दरबारियों को विदा किया और मुल्ला नसीरुद्दीन से बहुत ही आदरपूर्वक कहा, मुल्ला जी, इससे पहले कि आप अपने गांव की तरफ प्रस्थान करें, मेरी एक निजी गुजारिश है। मैं आपसे अपने शाही और गुप्त कक्ष प्राइवेट चेंबर में कुछ अकेले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करेंगे? मुल्ला ने सिर झुकाकर हामी भरी। बादशाह मुल्ला को लेकर महल के सबसे अंदरूनी और सुरक्षित हिस्से में चले गए। ये कक्ष बेहद ही शांत और सुगंधित था। वहाँ चारों तरफ ईरान से गाए गए बेहतरीन कालीन बिछे थे और दीवारों पर चंदन की लकड़ी का काम था। वहाँ कोई पहरेदार या वजीर नहीं था, सिर्फ बादशाह और मुल्ला नसीरुद्दीन थे। बादशाह ने मुल्ला को अपने सामने एक मुलायम और कीमती गद्दे पर बैठने का इशारा किया। मुल्ला आराम से बैठ गए। बादशाह ने गहरी सांस ली और मुल्ला के बिल्कुल करीब आकर धीमी रहस्यमयी आवाज़ में पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन, अब हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ की दीवारें भी हमारी बात नहीं सुन सकती। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में वे 5 गुप्त और खूंखार जन हैं? क्या सच में कोई अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे कानों में आकर जवाब देती हैं? अगर ऐसा है
तो मैं मुंह मांगी कीमत देकर वो इल्म, वो जादू तुमसे सीखना चाहता हूँ। मुझे बताओ, उन जिन्नों को बुलाने का क्या मंत्र है? बादशाह की आंखों में एक बच्चे जैसी उत्सुकता और लालच था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर पहले एक हल्की सी मुस्कान आई, जो धीरे धीरे एक बड़े और बेफिक्र ठहाके में बदल गई। मुल्ला इतनी ज़ोर से हंसे कि बादशाह को लगा कि शायद उन्होंने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी है। बादशाह सलामत, मुल्ला ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। आपके इशारे पर हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, आप भी उन आम दरबारियों और उस शराबी की तरह मेरे रचे हुए उस छोटे से भ्रम, इल्यूजन का शिकार हो गए। भ्रम? तुम्हारा क्या मतलब है मुल्ला? बादशाह ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से थोड़े आगे की तरफ झुके। उनकी आंखों में अब वो गंभीरता आ गई थी जो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में होती है। मुल्ला ने धीरे से कहा, जहाँ पनाह, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कोई जिन, कोई भूत, कोई फरिश्ता या कोई जादुई ताकत नहीं है। मेरे इस गधे की पूंछ में और मेरी इस लाठी में कोई तिलिस्म नहीं है। ये सब बिल्कुल साधारण चीज़ें हैं। मेरे 5 जिन्नों की कहानी तो बस एक नाटक था, एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। बादशाह हैरानी से मुल्ला को देखने लगे। अगर कोई जिन नहीं था तो तुमने उन 5 नामुमकिन सवालों का इतना सटीक और मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया? या तुम्हारी हर बात इतनी अकाटे कैसे थी? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बहुत ही विस्तार से समझाना शुरू किया। बादशाह सलामत, यही तो असली रहस्य है। मेरे वे 5 जिन्न कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के 5 सबसे मजबूत गुण थे। सुनिए मेरे उन 5 असली जिन्नों के नाम। पहला जिन है सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस। दूसरा जिन है हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तीसरा जिन है तर्क और चालाकी, लॉजिक एंड ट्रिकरी। चौथा जिन है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और 5वां सबसे ताकतवर जिन है हास्य और व्यंग्य, ह्यूमर एंड सटायर। जब उस शराबी ने दुनिया का केंद्र पूछा तो ये एक बेतुका सवाल था। किसी बेतुके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। ऐसे में जो इंसान उस बेतुके सवाल को तर्क के हथौड़े से तोड़ दे वही जीतता है। जब मैंने अपनी लाठी ज़मीन पर गाड़ कर कहा कि यही धरती का केंद्र है, जाकर नाप लो, तो मैंने साबित करने की जिम्मेदारी चालाकी से उसी शराबी पर डाल दी। वो दुनिया नाप नहीं सकता था, इसलिए वो मुझे गलत साबित नहीं कर सकता था। ये मेरी चालाकी थी। बादशाह बहुत ध्यान से मुल्ला की एक एक बात सुन रहे थे। उन्हें अब धीरे धीरे पूरा खेल समझ आ रहा था। मुल्ला ने आगे कहा, जब उसने आसमान के तारे और दाढ़ी के बालों की गिनती पूछी तो मैंने 2 ऐसी चीज़ों, गधे के बाल और गधे की पूंछ की तुलना कर दी जिन्हें गिनना असंभव था। और जब मैंने उसे खुद अपने बाल उखाड़कर गिनने की चुनौती दी तो वो मेरे आत्मविश्वास और दर्द के डर से हार गया। उसे लगा कि शायद मैं सच कह रहा हूँ। और खुदा वाले सवाल का क्या मुल्ला? तुमने मेरी गद्दी ले ली थी? बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो मेरी हाजिर जवाबी थी जहाँ पनाह। खुदा का सबसे बड़ा गुण उसका न्याय है। वो अहंकारी को गिराता है और विनम्र को उठाता है। मैंने बस उसी सत्य को एक नाटक के रूप में दरबार में सबके सामने पेश कर दिया। और आखिरी सवाल, कयामत वाला। दुनिया में मौत से बड़ी कोई कयामत नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसके लिए दुनिया उसी पल खत्म हो जाती है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अटल सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ है। मैंने बस उसके शब्दों को पलटकर उसे ही उसके जाल में फंसा दिया। मुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हुजूर, जिन्न तो सिर्फ एक बहाना था उस शराबी के दिमाग में खौफ और भ्रम पैदा करने के लिए। असल में तर्क यानी लॉजिक ही हर नामुमकिन और टेढ़े सवाल की इकलौती चाबी है। अगर इंसान का दिमाग शांत हो और वो अपने सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे तो दुनिया की कोई भी चुनौती, कोई भी ज्ञान उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन का ये शानदार रहस्य और उनके ये 5 असली जिन्न सुनकर आपके दिमाग की बत्तियां भी जल गईं? अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे शराबी जैसे लोग या ऐसी नामुमकिन सी दिखने वाली मुश्किलें आती हैं जहां हमारा किताबी ज्ञान काम नहीं आता। ऐसे समय में मुल्ला का ये कॉमन सेंस और तर्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। अगर आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की ये अकल्पनीय चतुराई और ये पूरी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। उन्हें बताएं कि असली बुद्धि क्या होती है।
आपको मुल्ला का कौन सा जवाब या कौन सा जिन्न सबसे ज्यादा मजेदार और सटीक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग की कसरत ऐसी ही बेहतरीन और बुद्धिमानी से भरी कहानियों के साथ होती रहे, तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आपकी एक लाइक और शेयर हमें ऐसी ही और अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन की ये व्याख्या सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने आज तक दुनिया के बड़े से बड़े दार्शनिकों को सुना था, लेकिन जो सादगी और जो जीवन का यथार्थ मुल्ला की इन बातों में था, वो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा था। बादशाह को एहसास हो गया कि इल्म ज्ञान अगर किताबों में कैद हो जाए तो वो सड़ जाता है, लेकिन अगर इल्म मुल्ला जैसी व्यावहारिक बुद्धि के साथ जुड़ जाए तो वो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है। बादशाह ने मुल्ला के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने आज मेरे ज्ञान के चक्षु आंखें खोल दिए। ये खजाना जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे इस अमूल्य ज्ञान के आगे मिट्टी के मोल है। मेरी सल्तनत के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए बादशाह से विदा ली। जब मुल्ला महल के बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। आसमान में सचमुच अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। मुल्ला का गधा खजाने के भारी बोरों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई, उसकी रस्सी पकड़ी और उसे अपने पीछे पीछे खींचते हुए अपने छोटे से गांव की तरफ निकल पड़े। उनके चेहरे पर दौलत मिलने का कोई अहंकार नहीं था और ना ही इतने बड़े दरबार को हराने का कोई घमंड था। वे रास्ते भर अपने गधे से बातें करते जा रहे थे और अपनी उसी मस्त मौला चाल में चल रहे थे, दुनिया को ये संदेश देकर कि बुद्धि वही है जो समय पर काम आए और हास्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन अंधेरे में गुम हो गए, लेकिन उनकी इस चतुराई का किस्सा इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया।